नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज अजमेर में। साथियों, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? मेवाड़ राजवंश। और मेवाड़ राजवंश में आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? राणा सांगा से। हमने चर्चा की थी कि भाई साहब राईमल जी जो कुंभा के पुत्र होते हैं, और उन राईमल जी के 3 से 4 मतलब 13 टोटल पुत्र होते हैं, 2 पुत्रियां होती है। 13 में से 3-4 इंपोर्टेंट पुत्र के बारे में हमने देखा था। एक पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनकी मौत जहर के कारण हो जाती है, जिनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उसके बाद में हमने देखा था जगमाल, या हाँ जगमाल। जगमाल के बारे में हमने चर्चा की थी कि भाई साहब ये क्या होते हैं कि टोडा एक रियासत है टोंक में, और उस टोडा में टोडा के शासक कौन होते हैं? टोडा के शासक सुल्तान जी सोलंकी और उनकी बेटी तारा। और ये क्या होते हैं? सोलंकियों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं। यहां तक अपनी चर्चा हुई थी। एक पुत्र होते हैं संग्राम सिंह। पीछे स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी, देखो। तो विशेष चर्चा रहेगी राणा सांगा को लेकर रहेगी। कौन से राणा? राणा सांगा। ये कौन है अपने? राणा सांगा, जिनको क्या कहा गया है? राणा संग्राम सिंह। कौन से सिंह? संग्राम सिंह। देखना साथियों, इधर ध्यान रहना चाहिए। थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, आपको पहले इसमें थोड़ा प्लेस वेक में जाते हैं। राईमल जी। कौन से मल जी? राईमल जी। राईमल जी के टोटल कितने पुत्र? 13 पुत्र। 2 क्या है इनकी? स्त्रियां हैं। 13 में से कौन कौन से? एक है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको हमने पढ़ा था कि इनको क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम था तारा। तारा के नाम पर यह क्या करते? अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ कर देते। ठीक है भाई साहब। एक जो इंपोर्टेंट पुत्र है उनका नाम मिलता है जगमाल या जयमाल। ये क्या होते हैं? ये सोलंकियों के विरुद्ध। किनके विरुद्ध? सोलंकियों के विरुद्ध मारे जाते हैं। हमने कहानी पढ़ी थी इनकी। एक और पुत्र होते, उनका नाम है राणा सांगा। राणा सांगा। रायमल जी के ये 3 पुत्र इंपोर्टेंट पुत्र है, इनको पढ़ना थोड़ा जरूरी है, थोड़ी कहानी सुननी जरूरी है। इससे हमें पता चलेगा कि राणा सांगा को जो राज मिला था, राजा बने थे, किस प्रकार से राजा बने थे वहां के। थोड़ी ये कहानी समझनी जरूरी है। आप थोड़ा विशेष ध्यान यहां रखना। एक पुत्र है पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरा पुत्र है जगमाल या जयमाल, और तीसरे पुत्र इंपोर्टेंट पुत्र कौन से है? राणा सांगा या संग्राम सिंह। मैं यहां बताना चाहता हूं, इस बात पे यह बताना चाहता हूं कि पृथ्वीराज सिसोदिया और दूसरे पुत्र जयमाल या जगमाल और तीसरे पुत्र राणा सांगा, इन तीनों के बीच में शासक बनने को लेकर विरोध उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हुआ? विरोध उत्पन्न हुआ कि नहीं, आप योग्य नहीं हो, राजा बनने योग्य मैं हूं। दूसरा बोलता है कि नहीं, आप नहीं हो, मैं हूं। इसी प्रकार तीनों को उत्तराधिकार के लिए लड़ाई करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, बहुत मातापोड़ी हुई थी इन तीनों के बीच में। होता क्या है, इनके एक तो ये तीनों है ना, तीनों पुत्रों के एक अंकल थे, और इनका नाम क्या था? सारंग देव। कौन से देव? सारंग देव। एक बार ये सारंग देव जी बोलते हैं कि क्यों फालतू में आप कुत्तों की तरह लड़ रहे हो? आप एक काम करो, चित्तौड़ के पास में एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक महिला रहती है, बुढ़ी महिला रहती है। वो महिला क्या करती है? हाथ देखती है, भविष्यवाणी करती है, हाथ देखकर बता देती है कि किसके भाग्य में राज लिखा हुआ है, किसके भाग्य में राज लिखा हुआ है। ठीक है भाई साहब। सांगा जी बोलते चलो, पृथ्वीराज जी भी बोलते चलो। ये उनके मरने के पहले की कहानी बता रहा हूं मैं आपको कि किस प्रकार से उत्तराधिकारी का जो संघर्ष चला था कि भाई साहब अगला चित्तौड़ का, रायमल जी के बाद में अगला कोई राजा बनेगा तो कौन बनेगा। इन तीनों पुत्रों में यह संघर्ष चला था। ये क्या करते हैं? उस
सारंग देव जी की सहायता से कहाँ जाते हैं, चित्तौड़ के पास एक मंदिर था और उस मंदिर में क्या रहती थी, एक बूढ़ी महिला रहती थी। उस बूढ़ी महिला के पास जाते हैं कि भाई साहब आप हमारा हाथ देखो और आप माता जी हमें बताओ कि किसके भाग्य में राज लिखा हुआ है, कौन अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। इस बात को लेकर वो महिला बोलती है कि क्यों फालतू आप लड़ रहे हो, जिसके भी भाग्य में होगा वो बन जाएगा। भाई जो ज्यादा योग्य होगा, जो प्रशासन को अच्छे से संभाल सकता है, जिसमें काबिलियत है राजा बनने की, वही बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यह बात सुनकर पृथ्वीराज सिसोदिया गुस्सा हो जाते हैं और अपनी तलवार निकालते हैं और उस महिला, जो महिला बता रहे थे, उनको बोलते हैं कि बताना है कि नहीं बताना है, अगर नहीं बताना है तो मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा, ये जो बात सच सच बता दो। तब वो तीनों के हाथ देखते हैं, तीनों के हाथ देख, कहा जाता है कि वो हाथ देखकर भविष्यवाणी किया करते थे। तीनों का हाथ देखते, पृथ्वीराज जी का हाथ देखते, बोलते हैं कि नहीं तू तो गया, तो राजा बनेगा नहीं। उधर इनका दूसरे नंबर का जयमाल जी या जगमाल जी का हाथ देखते हैं और बोलते हैं कि आप भी साइड में हो जाओ, पधारो आप साइड में हो जाओ, आओ भाई राजा आप भी नहीं बन सकते। जैसे ही सांगा का हाथ देखते हैं बोलते हैं कि राजा अगला जैसे तैसे राजा बनेगा, कितना भी संघर्ष करके बनेगा, कैसे भी बनेगा, अगला राजा कौन होगा, राणा सांगा होगा। यह बात सुनकर इन दोनों भाइयों को गुस्सा आता है और ये राणा सांगा पर उसी समय क्या करते हैं, प्रहार कर देते हैं, तलवार निकालते हैं और तलवार ऐसे मतलब तलवार को चलाया जाता है, इसी प्रकार से चलाया जाता होगा। और जैसे तलवार चलाते हैं तो उस समय क्या होता है, राणा सांगा की एक आंख फूट जाती है। क्या फूट गई, आंख। अब दो आंखें तो वैसे ही दो ही होती है, अंधे को तो भाई अंधा, एक आंख अब है ही नहीं तो अंधा ही कह सकते हैं हम उनको, या काना कह सकते हैं। आंखें तो दो ही होती है, दो में एक चले गए तो क्या हो गए, काने हो गए। और जैसे तैसे तो अंकल थे सारंग देव, इन्होंने बोला कि यार मेरी वजह से इन तीनों भाइयों में आज भीषण युद्ध होगा और मैं क्या करता हूं, राणा सांगा को यहां से भगा देता हूं। जैसे तैसे बोले कि राणा सांगा भाग सके तो भाग ले, भाई जूतियां चप्पल हाथ में लेकर तू निकल जा यहां से। जैसे तैसे इन दोनों भाइयों को मनाया कि मान जाओ मान जाओ, समझा रहे थे। तब तक मौका देख के राणा सांगा वहां से निकल जाता है। राणा सांगा उस चित्तौड़ के उस मंदिर से निकलता है जहां पे महिलाओं को ये हाथ दिखा रहे थे, अपनी भविष्यवाणी करवा रहे थे कि कौन होगा अगला मेवाड़ का शासक। और इसी कहानी में क्या होता है, एक ट्विस्ट आता है बहुत बड़ा, और उस ट्विस्ट में क्या होता है, जो पृथ्वीराज होते हैं सिसोदिया, वो क्या करते हैं, तलवार से अपने भाई की एक आंख खत्म कर देते हैं। भाई ये राणा सांगा भाई ये इनका, और इनके भाग्य में क्या है, राज है। भाग्य में क्या है, राज है, अगला क्या बनेंगे, शासक बनेंगे, कहां के, मेवाड़ के। अब इसी बात से, क्योंकि वो महिला, कहा जाता है कि वो महिला जो बताते वही होता, एक नंबर के अच्छे वाले ज्योतिष रहे होंगे वो उस टाइम के, और वो ज्योतिष थे। सारंग देव के कहने पर ये दोनों तीनों भाई वहां जाते हैं और जैसे तैसे राज पाना चाहते हैं, लेकिन राज किसके भाग्य में है, राणा सांगा के भाग्य में है। अब राणा सांगा की आंख फोड़ दी किसने, पृथ्वीराज ने। राणा सांगा वहां से निकले और एक गांव पड़ता है, देखना आप, एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है सेवंत्री। क्या नाम है, सेवंत्री। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, अपने भाइयों से लड़ते हुए, अपने भाइयों से लड़ते हुए राणा सांगा सर्वप्रथम कौन से मंदिर में शरण लेते हैं, या कौन से गांव के मंदिर में शरण लेते हैं, तो वो कहां चले जाते हैं, अपने भाइयों से बचते हुए सारंग देव के कहने पर वहां से निकले, जूतियां चप्पल हाथ में लेकर निकले और सेवंत्री गांव में चले जाते हैं। यहां पे एक मंदिर होता है, उस मंदिर का नाम क्या है, रूप नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर है साथियों, रूप नारायण, ये मंदिर रहने वाला है। और इस रूप नारायण मंदिर में क्या करते हैं, ये छिप जाते हैं जाकर। इसी मंदिर में एक यात्री आया हुआ होता है, एक जात्रु आया हुआ होता है, एक श्रद्धालु आया हुआ होता है, उसका नाम मिलता है श्रद्धालु का। देखना यहां पे एक यात्री आया, यात्री का नाम क्या है, बिंदा जेत मलोत, बिंदा जेत मालोत। बिंदा जेत मालोत यहां होता है, ये बोलता है कि भाई साहब आप कौन हो, ऐसे आपके मुंह से लाड़ा पड़ रही है, ऐसे भाग रहे हो, फिर रहे हो, थके हुए हो, आंख फूट गई, खून मतलब
चारों तरफ आपके खून खून बिखरा हुआ है। आप आए कहां से और आप हो कौन? हुआ क्या है आपके साथ? ये बात जैसे ही बिंदा उनको पूछता है, किनको? राणा सांगा को। किनको पूछा इन्होंने? राणा सांगा को पूछा। तब राणा सांगा ने अपनी पूरी कहानी बताई और बोला कि मेरा भाई मेरा पीछा कर रहे हैं, कभी भी वो यहाँ आ सकते हैं, तो आप किसी को कुछ बताना मत कि राणा सांगा कहाँ है। आप कुछ मत बताना। दोनों भाई पृथ्वीराज और देखो, पृथ्वीराज और ये दोनों भाई कहाँ आते हैं? सेवंतरी गांव पहुंच जाते हैं पीछा करते करते और इस मंदिर में आ जाते हैं। यहाँ आकर इस बिंदा जेत मालावत को पूछते हैं, भाई साहब एक आदमी आया, इस प्रकार का उसका हुलिया था। हुलिया किस प्रकार का था देख, इस प्रकार का उसका हुलिया है। ये एक आदमी आया है और ये आदमी हमारा भाई है, हम इन्हें मारना चाहते हैं, बता दो कहाँ है। अब शर्त के अकॉर्डिंग तो वो बता नहीं सकते भाई, उन्होंने तो वादा किया था बिंदा जी ने तो राणा सांगा से कि भाई बताऊंगा नहीं। ये है सांगा साहब, ठीक है नहीं बताएंगे। बिंदा जी ने नहीं बताया, तब तक राणा सांगा को बिंदा जी वहां से निकाल देते हैं कि तू यहां से भाग जा, मैं जानू मेरा काम जाने, मैं आपके भाइयों से लड़ लूंगा, आप यहां से निकल जाओ। मैंने आपको जबान दे दी है कि मैं बताऊंगा नहीं और आपकी रक्षा करूंगा, तो आप यहां से क्या करो, निकल जाओ। राणा सांगा वहां से सेवंतरी गांव से निकल जाते। पर देखो यहां से क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम शरण कहां लेते हैं, सर्वप्रथम कौन से मंदिर में शरण लेते हैं? तो रूपनारायण मंदिर में। रूपनारायण मंदिर कहां है? चित्तौड़ के पास में ये गांव है, गांव का नाम है सेवंतरी। यहां तक आपके सारी बातें क्लियर है। राणा सांगा वहां से निकलते किनके कहने पर? बिंदा साहब के कहने पर। बिंदा साहब ने बोला कि आप यहां से चले जाओ। बिंदा जेत मालोत ये मारवाड़ के थे, ये इस मंदिर में यात्री आए हुए थे, श्रद्धालु थे, यहाँ पे आए हुए थे मंदिर में। राणा सांगा यहां से निकलकर, जबकि बिंदा दोनों भाइयों से लड़ रहा है, किसकी रक्षा करते हुए? राणा सांगा की रक्षा करते हुए। बिंदा साहब दोनों भाइयों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते। इस बात का ध्यान रखना, क्या हुए? वीर गति को प्राप्त। किस प्रकार से हुए ये? राणा सांगा की रक्षा करते हुए। राणा सांगा की रक्षा करते हुए वीर गति को क्या हुए? प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त। ठीक है साथियों, राणा सांगा यहां से निकले और कहां आ गए? श्रीनगर आ गए। कौन से नगर? श्रीनगर। ये जगह कहां है साथियों? ये जगह है अजमेर में। अजमेर में ये श्रीनगर में आ जाते हैं और श्रीनगर के एक आदमी होते हैं, उनका नाम होता है श्रीनगर के कौन? करमचंद। कौन से पंवार? करमचंद पंवार। करमचंद पंवार। और ये राणा सांगा कहां आ जाते हैं? करमचंद पंवार के यहां आ जाते हैं श्रीनगर, और यहां आके इनके पास शरण लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि सेवंतरी गांव से निकलने के बाद राणा सांगा ने शरण कहां ली? करमचंद पंवार के यहां ली। जगह कौन सी है? श्रीनगर। जगह कौन सी है साथियों? श्रीनगर। ठीक है, करमचंद पंवार के यहां क्या लेते हैं? शरण लेते दूसरी बार। जबकि पहली बार शरण किनके लेते हैं? पहली बार शरण लेते हैं ये बिंदा जेत मालोत के यहां लेते हैं। बिंदा जेत मालोत के यहां ना लेकर रूपनारायण मंदिर में लेते हैं। या बिंदा जेत मालोत क्या करते हैं? इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि राणा सांगा इस मंदिर से निकले, सेवंतरी गांव से निकले और कहां पहुंचे? श्रीनगर पहुंचे, अपने भाइयों से बचते हुए, क्योंकि उनके दोनों भाई इनके पीछे पड़े हुए थे, अपनी सेना लेकर इनको मारना चाहते थे। जैसे तैसे वो कहां पहुंचे? श्रीनगर पहुंचे। और श्रीनगर में किसके यहां शरण लेते हैं? करमचंद पंवार के यहां शरण लेते हैं। ये हो गई अपनी कहानी। कुछ दिनों तक वहां रहते हैं, तब तक इनको पता चलता है कि लड्डू खाने से जो इनके सिरोही वाले जो जीजोसा थे, इनकी बहन के पति, उनको जहर देकर इन्होंने मार दिया। किसने? किसको? पृथ्वीराज को। चलो जी साहब, पृथ्वीराज की कहानी निवड़ी, एक रास्ते से हटा। कौन मर गया? जब देखो राणा सांगा करमचंद पंवार के यहाँ थे श्रीनगर में, यहाँ कुछ टाइम रुके, तब तक एक जानकारी मिलती है, समाचार आई है, फोन आया इनके पास कि राणा साहब आपका एक भाई है पृथ्वीराज सिसोदिया, ये हमने पढ़ा भी था तो इतना ज्यादा बताऊंगा नहीं। पृथ्वीराज सिसोदिया ये जहर की वजह से मर गए, लड्डुओं में जहर था, इनके आपके जीजोसा ने बेनियों ने दिए थे, ये तो चल बसे। चलो साहब, एक का
रास्ता खत्म। एक का इनको पता चला कि भाई साहब एक भाई है जगमाल या जयमाल या जयमल या जयमाल, ये है जो सोलंकियों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए। चलो जी भाई साहब, दो योग्य पुत्र चले गए, तीसरा तो मैं ही हूं, राजा तो मुझे ही बनना है। जैसे ही ये दोनों भाई की कहानी खत्म होती है, राणा साहब कहां चले जाते हैं? अपने पिता के यहाँ। पिता कौन होते हैं? सीधी सी बात है, कौन होते हैं? रायमल। रायमल के यहाँ गए और बोले कि पापा अब देखो, आपके काल में, आपके राज में, आपके सामने, आपके नाक के नीचे हम तीनों भाई कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। क्या मिला? मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मेरी गलती थोड़ी है, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। तो ये दोनों मर ही गए, अब राजा बनाओगे किसको? आपके 13 पुत्र है, जनसंख्या में आपने योगदान तो बहुत बड़ा दिया, लेकिन दो तो ऐसे चले गए। अब एक मैं बचाऊं योग्य पुत्र, तो बाकी तो देख लो आपके हिसाब से आप। और बुढ़ापे में ये भी चाह रहे थे कि अब जैसे तैसे मेरा कार्य का भार रहे, राजपाट का भार जो मुझ पे पड़ रहा है वो कम हो। और ये क्या करते हैं कि भाई साहब चलो कोई नहीं, अब राजा तो बनना ही है, अगला राजा तो मेरा, तो उत्तराधिकारी कोई तो कोई होना चाहिए। अब 2 नाजोगे निकल गए, 3 नाजोगे निकल गए, ये तीनों चारों कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, तो एक तो अब बनना ही है। और ज़्यादा लड़ाई इनके बीच में होगी तो एक दो और जाएगा। कभी पिता माता ये थोड़ी सोचते हैं कि मेरा बेटा कुत्तों की तरह मरे। इनमें ये राणा सांगा होते हैं ना, देखो राणा सांगा, ये अंतिम रूप से क्या स्वीकार किए जाते हैं? मेवाड़ के अगले शासक। इनका शासनकाल आपको पूछ सकते हैं, इनका शासनकाल याद रखना, आप सीधा सीधा इनका शासनकाल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका शासनकाल। एक तो कुंभा जी का याद रख लेना, एक हमीर जी का याद रख लेना, एक इनका याद रखना। और इनका शासनकाल क्या है साथियों? इनका शासनकाल मिलता है 1509 से लेकर 28 तक। 1509 से लेकर 28 तक। 1509 में ये अंतिम रूप से क्या स्वीकार कर लिया जाते हैं? मेवाड़ के शासक। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान रखने वाली बातें होगी यहां से। ये तो हो गई अपनी छोटी मोटी कहानी, ठीक है। ये है राणा सांगा। शासनकाल आपको क्या ध्यान रखना है? शासनकाल ध्यान रखना है 1509 से 28। ठीक है भाई साहब, रख लेंगे 1509 से लेकर 1528 तक। ये क्या है? इनका शासनकाल है, ठीक है। अब देखो इनकी उपाधियां क्या क्या है, इनको क्या क्या कहा जाता है? एक इनको कहा जाता है सैनिकों का भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावेश क्वेश्चन आएगा, वे शासक जिसको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, आप राजी खुशी बता देना। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा रे? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। टोड ने कहा, ठीक है। दूसरा इनको कहा जाता है, एक इनका दूसरा नाम क्या मिलता है? हिंदूपत। क्या मिला? हिंदूपत या हिंदू पंत। ये नाम क्यों मिला इनको, ये उपाधि क्यों दी गई इनको? क्योंकि ये इन्होंने क्या किया? सारे राजपूत शासकों का नेतृत्व किया। सभी राजपूत शासकों का, सभी राजपूत शासकों का नेतृत्व करने के कारण राणा सांगा को हिंदूपत कहा गया, ठीक है। जबकि सैनिकों का भग्नावेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके शरीर पर कितने गांव थे रे? 80 गांव थे। 80 क्या थे? गांव थे। इनके एक हाथ नहीं था, देखो ये हाथ तो आपको पिक्चर में भी नहीं दिख रहा है, ये एक हाथ नहीं था। इनकी एक आंख नहीं थी, देखो दिख रही है, एक इनकी आंख नहीं थी। एक जो ये टांग दिख रही है ये भी खराब थी। शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव? 80 घाव। एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर है वो भी खराब है। इसलिए कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं इनको?
सैनिकों का भग्नावेश। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, हिंदू पथ या हिंदू पंथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, सारे जो राजपूताने के या राजस्थान के राजपूत शासक हुए थे उनका नेतृत्व किया था। इनकी लीडरशिप में बाकी वाले राजा क्या करते थे, युद्ध करते थे। नेतृत्व कौन करेंगे? राणा साहब करेंगे। ठीक है साहब। अब देखो, जैसे ही शासक बने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां निकल कर आती है। शासक बनते इंपॉर्टेंट बातें क्या है देखना जरा। एक होता है, जैसे देखो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे ये शासक बने, शासक बनते दिल्ली सल्तनत पर किसका राज था? दिल्ली सल्तनत पर था लोधी वंश का राज। कौन सा वंश राज कर रहा था? इनके समकालीन लोधी वंश राज कर रहा था। लोधियों का एक लोधी हुआ था सिकंदर लोधी। कौन सा लोधी? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी क्या था? राणा सांगा के समकालीन था। 1509 से 1528 इनका शासन काल है। जब ये राजा बनते हैं, शासक बनते हैं राणा सांगा, तो इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश राज कर रहा था? लोधी वंश राज कर रहा था। और लोधियों का एक लोधी होता है सिकंदर लोधी। लेकिन राणा सांगा की लड़ाई सिकंदर लोधी से नहीं थी। राणा सांगा की लड़ाई थी तो इनके ही एक उत्तराधिकारी थे, उनका नाम है इब्राहिम लोधी। राणा सांगा की लड़ाई किनसे थी? इब्राहिम लोधी से थी। ठीक है। इब्राहिम लोधी को ये खातौली के युद्ध में हराते हैं। इब्राहिम लोधी से ये दो युद्ध करते हैं। देखना जरा, इन युद्धों को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। क्वेश्चन आएगा, राणा सांगा के समकालीन दिल्ली पर कौन सा वंश राज कर रहा था? दिल्ली सल्तनत पर राजी खुशी बताना, लोधी वंश राज कर रहा था। उन लोधियों का एक लोधी था सिकंदर लोधी, जो इनके समकालीन था। लेकिन जो इनका युद्ध था वो सिकंदर लोधी से था ही नहीं। सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी हुआ इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से राणा सांगा अच्छे ढंग से युद्ध करते हैं और कुत्ते की मौत इनको मारा जाता है। देखना जरा, राणा सांगा का पहला युद्ध लड़ा गया सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी के साथ, और उसका नाम क्या है? खातौली का युद्ध। युद्ध की तारीख पूछे तो आप बता देना 1517 में क्या होता है, ये युद्ध होता है। ठीक है। खातौली जगह कहाँ है साहब? खातौली जगह है कोटा में। कहाँ है? कोटा में जगह है ये युद्ध किन किन के बीच होता है ये भी बताएंगे आपको। खातौली का जो युद्ध होता है वो होता है राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है। इस युद्ध में क्या होते हैं? राणा सांगा विजय हो जाते हैं। अब ये विजय होते तो स्वाभाविक सी बात है, हारेगा कौन? इब्राहिम लोधी हारेगा। तो राणा सांगा थे ना, उस शासक ने ऐसे ही अपने शरीर पर 80 घाव नहीं थे, ऐसे ही उनकी एक आंख नहीं गई, ऐसे ही उनका एक हाथ नहीं था। इसका मतलब यह है कि वो बहुत बड़े अपने आप में योग्य शासक थे। जैसे ही खातौली का युद्ध होता है, कोटा के अंदर ये युद्ध होता है, इब्राहिम लोधी को इस तरीके से मारा जाता है, इब्राहिम लोधी की सेना को इस तरीके से परास्त किया जाता है कि इब्राहिम लोधी वापस राजस्थान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस युद्ध की एक घटना ये इंपॉर्टेंट है कि इसी युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है। क्या कट गया? एक हाथ कट गया। एक जो पैर अभी हमने पीछे स्क्रीन पे देखा, तो एक पैर यहां पे ही खराब हुआ, एक पैर खराब हो गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाथ कौन से युद्ध में कटा या पैर कौन से युद्ध में खराब हुआ? तो ये खातौली का युद्ध है जो 1517 में होता है। ठीक है। दूसरा युद्ध इब्राहिम लोधी की सेना के साथ लड़ा जाता है। इब्राहिम लोधी भूल जाता है कि एक साल पहले ही हराया था, कुत्ते की तरह मारा था, लेकिन फिर ये आता है और एक युद्ध और लड़ा गया, बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध। जगह कहाँ है भाई साहब? राजी खुशी बताना। जगह है धौलपुर में। युद्ध होता कब है ये भी बता देना। 1518 में युद्ध होता है। खातौली के युद्ध के जस्ट एक साल बाद में युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी को पता तो था कि यार हारूंगा तो सही, राणा सांगा आदमी है तो टेढ़ा, वो अभी जाते ही थप्पड़े मारेगा, वहां पे जाते ही ये सब मारेगा वो, लेकिन अब मैं मेरे स्वाभिमान के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा। ये क्या करता? बड़ा होशियार होता बेटा।
इसने क्या किया, गेम खेल लिया अपनी सेना के साथ, बोला अरे यार मेरी तबीयत खराब है, आप चले जाओ। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर इसने क्या किया, अपनी सेना को भेज दिया और दो सेनापतियों को भेजा। उस सेनापति का दिया, याद रखना, देखो किन किन के बीच होता है, ये होता है अपने राणा सांगा, इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी इस युद्ध में खुद नहीं होता, इसके दो सेनापति होते हैं। एक का नाम मिलता है मियां माखन, मियां माखन, और एक का नाम मिलता है मियां हुसैन। मियां, ये क्या करता है, इसको पता तो है अभी जाते ही अभी ऐसा मारेगा ये, मैं नहीं जाता हूं, मैं बहाना बना लेता हूं, मैं अपने सेनापतियों को भेज देता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि बाड़ी के युद्ध में दिल्ली सल्तनत की ओर से लड़ते हुए वीर गति को कौन प्राप्त हुए या कौन मारे गए, राजी खुशी बताना। इब्राहिम लोदी के दो सेनापति थे, मियां हुसैन और मियां माखन और मियां हुसैन। ठीक है, यह युद्ध होता कब है, 1518 में होता है। बाड़ी जगह कहां है, धौलपुर में। राणा सांगा इस युद्ध में भी क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से लोधी वंश से दुश्मनी इस प्रकार से थी इनकी। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या देखना है राणा सांगा के बारे में, मालवा के साथ संघर्ष का जो दौर था, जो टाइम था, वो आपको देखना है। मालवा के साथ संघर्ष, मालवा के साथ राणा सांगा के संघर्ष किस प्रकार से रहे होंगे, इस बात पे थोड़ी आपको चर्चा करनी है। इस बात पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। देखो, मालवा के साथ संघर्ष, जिस समय राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने थे, उसी समय मालवा का शासक कौन हुआ करता था, इस बात का ध्यान रखना। मालवा के शासक थे नासिर शाह। कौन से शाह, नासिर शाह। लेकिन राणा सांगा का इस नासिर शाह से कोई लेना देना ही नहीं था, इससे लड़ना जरूरी था ही नहीं। इसी का एक उत्तराधिकारी होता है, उसका नाम होता है महमूद खिलजी सेकंड। खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी फर्स्ट, जो हमने बात की थी सारंगपुर के युद्ध की, चंपानेर की संधि राणा कुंभा वाली, उस फर्स्ट को तो राणा कुंभा ने हैंडल कर लिया। इनके दादोसाई लगते थे वो, भाई राणा कुंभा के दादोसाई थे, सॉरी राणा कुंभा राणा सांगा के दादोसा थे। राणा सांगा के पिता का नाम रायमल, रायमल के पिता का नाम कुंभा, और कुंभा के पिता का नाम मोक्कल। कुंभा की हत्या वो हमने पढ़ी थी। तो नासिर शाह क्या था, जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने, उस समय मालवा का शासक कौन था, नासिर शाह। ठीक है, नासिर शाह के साथ राणा सांगा के कोई ऐसे उस मतलब इस प्रकार के कोई व्यवहार नहीं थे कि युद्ध करना पड़े, किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। तो भाई साहब दुश्मनी थी किसके साथ, दुश्मनी थी इसी नासिर शाह का उत्तराधिकारी था, देखना जरा, नासिर शाह का उत्तराधिकारी था महमूद खिलजी सेकंड। और इस महमूद खिलजी सेकंड के साथ क्या थी दुश्मनी, किस प्रकार की दुश्मनी थी, ये जरा देखना। देखो, ये डायरेक्ट दुश्मनी नहीं थी, इनडायरेक्ट दुश्मनी आएगी। जब ये शासक बनता है, उसी समय मेवाड़ का सॉरी मालवा का एक जागीरदार होता है, उनके नाम मिलता है मेदिनी राय। मेदिनी राय, मेदिनी राय चंदेरी का क्या था, जागीरदार था, चंदेरी का जागीरदार था। जब नासिर शाह मोहम्मद खिलजी सेकंड और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट से लेकर देखो महमूद खिलजी फर्स्ट से लेकर महमूद खिलजी सेकंड तक बीच में जितने भी नासिर शाह जैसे राजा है, तो इनको बनाने में और इनको हटाने में योगदान किनका होता था, मेदिनी राय का होता था। मेदिनी राय बोले जैसा ही मालवा वालों को करना पड़ता था। मेदिनी राय का प्रभाव इस कदर बढ़ने लगा था मालवा में, एक राजपूत जागीरदार था ये, इसका मतलब मालवा का राजपूत जागीरदार था ये। देखो ये भी लिख लेना कि ये क्या थे, मालवा के राजपूत, मालवा के राजपूत जागीरदार या सरदार। तो इन राजपूतों का जो मेदिनी राय है ना, वो और इनके संगठन का इस प्रकार से मालवा में दबदबा होने लगा कि ये बात महमूद खिलजी सेकंड को दाई नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। ये सोचने लग गया कि यार अगर ये इसने मेदिनी राय ने चंदेरी पे अभी इसका राज है,
ये धीरे धीरे पूरे संपूर्ण मालवा पर राज कर लेगा। ये बात इसको अच्छी नहीं लगी। इसने क्या किया, मेदिनी राय की जो चंदेरी वाला जागीर थी उस पर महमूद खिलजी सेकंड ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही ये चंदेरी पर आक्रमण करता है, मेदिनी राय बेचारा जागीरदार, ये वहां का शासक, लेकिन प्रभाव ज्यादा मेदिनी राय का था। मेदिनी राय यहां से हार जाता है, चंदेरी को हारकर ये कहां चला जाता है, राणा सांगा के पास। कहां चला गया, राणा सांगा के पास। राणा सांगा के पास चला जाता है, सहयोग की मांग करता है कि यार मेरे पास एक जागीर थी, जैसे तैसे उनको गेला बनाया, वहां वालों को गोलियां दी, और 2 4 5 साल अच्छा दबदबा था मेरा, मैं राजा बना था, मैं कर्तव्य करता था वहां का, और मेरी तो एक जागीर थी ये चंदेरी वाली, ये भी महमूद खिलजी सेकंड ने मुझसे हड़प ली है, मुझे हरा दिया, करूं क्या मैं। राणा सांगा, क्यों, इधर आ तू, तेरे दाल बाटी की, तेरे खाने पीने की व्यवस्था करवाता हूँ, दाल रोटी की व्यवस्था इतनी तो करवा दूंगा मैं। राणा सांगा ने इसको गागरोन की जागीर दे दी कि तू इधर ही रहे, बैठ यहाँ पे, खेती बाड़ी कर, खाना पीना खा, और थोड़ा छोटा मोटा काम है वो कर ले। भाई चंदेरी से तो आ गया, लेकिन मैं तुझे क्या देता हूँ, गागरोन की जागीर देता हूँ। क्या देता हूँ, गागरोन की जागीर। ये बात इस महमूद खिलजी सेकंड को दाई नहीं आई। महमूद खिलजी सेकंड सोचने लगा कि यार ये तो दाल में काला हो गया, ये चंदेरी से गया राणा सांगा के पास। राणा सांगा है जो अभी वर्चस्व में राजस्थान का या राजपूताने का सबसे बड़ा, मेवाड़ का सबसे बड़ा कोई शासक है तो राणा सांगा है। अब ये राणा सांगा के पास चला गया तो ये उसके कान भरेगा, ये मुझ पे आक्रमण करेगा, इससे अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, चंदेरी, सॉरी, इस पे मेदिनी राय पे आक्रमण कर देता हूँ। चंदेरी तो मैंने अपने कब्जे में कर ही ली, और मैं क्या करता हूं, अब गागरोन इसकी अभी नवीनतम जो जागीरी मिली है उसको, उस पर मैं आक्रमण कर देता हूं। यह बात कौन सोचता है, महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड ये सोचकर कि भाई साहब राणा सांगा ने क्या दे दी, इसको गागरोन की जागीर दे दी, ये वापस वर्चस्व में आएगा, और जैसे ये ताकतवर हुआ, प्रभावशील हुआ, ये क्या करेगा, वापस मालवा पर अधिकार पाने की कोशिश करेगा। ये मुझे हराए इससे पहले ही क्या कर देता हूं, इसके नाक के नीचे से गागरोन को जीत लेता हूं। चंदेरी को तो मैंने जीत ही लिया। ये बुरे ख्यालों को लेकर बुरे सपने में बैठा था, बुरे सपने देखता कि मैं बन जाऊंगा राजा, मैं अभी मेदिनी राय को हरा दूंगा। राजा तो था वैसे ही है, लेकिन मैं मेदिनी राय को हरा दूंगा। राणा सांगा क्या है, क्या है राणा सांगा, नहीं ये देख लेते ही है, इसको पता नहीं वो डाकी है, खा जाएगा जाते ही, को इस बात का पता नहीं था। और होता है फिर गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों, गागरोन का युद्ध। युद्ध कौन सा हुआ, गागरोन का युद्ध। अगर पूछ ले कि गागरोन का युद्ध कब हुआ, राजी खुशी बताना, घबराना मत। युद्ध कब होता है, 1519 में। 1517 खातौली, 1518 बाड़ी, और 1519 गागरोन। गागरोन का युद्ध किन किन के बीच लड़ा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। गागरोन के युद्ध में होंगे राणा सांगा, सहायता करेंगे मेदिनी राय की, सामने होगा इनके महमूद खिलजी सेकंड। शासक कहां का था, ये मालवा का। इस युद्ध में बुरी तरीके से कौन हारता है, महमूद खिलजी सेकंड। यह क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है, हार गया। विजय कौन हुए फिर, ये विजय हो गए। ठीक है भाई साहब, ये होता है गागरोन का युद्ध। कहानी समझ ली कि मालवा से संघर्ष किस प्रकार से रहे, मालवा से संघर्ष का डायरेक्ट संबंध किससे, गागरोन के युद्ध से। मेदिनी राय की सहायता किसने की, राणा सांगा ने की, या राणा सांगा ने किसकी सहायता की, मेदिनी राय की सहायता की। मेदिनी राय मालवा में चंदेरी का क्या था, जागीरदार था, वहां का सरदार था, प्रभावशाली था। हराता कौन है, महमूद खिलजी सेकंड हराता है, एमबीटी सेकंड हराता है, और एम के सेकंड हराता है,
और ये क्या करता है, वापस गागरोन पर युद्ध करता है। 1519 तारीख याद रखना। ये क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है, तो विजय सीधी सीधी बात है कि भाई राणा सांगार बेदिन राय क्या हुए, विजय हुए। ये थे मालवा से संबंध या मालवा के साथ संघर्ष राणा सांगा के। डायरेक्ट तो नहीं था लेकिन था इनडायरेक्ट, संघर्ष संघर्ष होता है। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, कान तो कान ही है, पकड़ना वही कान है। और मैंने अभी दूसरा कान पकड़ लिया, तो इस बात का आप भी ध्यान रखना। भाई जाना कहाँ है, मुझे कहीं पे भी जाना है, मेरे गांव जाना है तो मैं कहीं से भी जाऊं, चाहे इधर से जाऊं चाहे इधर से जाऊं, जाना मेरे गांव ही है, ठीक है। उसी प्रकार से मालवा से जो संघर्ष हुआ किस प्रकार से हुआ, गागरोन युद्ध, इस बात का आपको ध्यान रखना। मेदिनी राय तो क्या था, चंदेरी का जागीरदार था। उस चंदेरी को जीतता कौन है, महमूद खिलजी सेकंड जीत जाता है। इस वजह से गागरोन आ गया, सॉरी चित्तौड़ आ गया, मेवाड़ आ गया, मेवाड़ आके राणा सांगा को बोलने लगता है कि यार मुझे कुछ ना कुछ तो दो, मन आवड़े ही को नहीं है तो भाई मैं राज्यों नहीं रहे हूँ तो मन आवड़े ही को नहीं, अरे यार छोटो मोटो जागीर ले ले। और इसको गागरोन की जागीर देती। गागरोन का युद्ध होता है 1519, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अगला संघर्ष है महाराणा सांगा का गुजरात के साथ। किसके साथ, गुजरात के साथ। इसको थोड़ा जरा ढंग से, ठीक है। गुजरात के साथ राणा सांगा का संघर्ष किस प्रकार से, कारण पूछ सकता है, कारण राज्य कुछ कारण पूछ सकते हैं, आपको कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। और हम आपको अभी कारण बता ही देंगे। देखो गुजरात में एक रियासत हुआ करती थी इडर। कौन सी रियासत, इडर। इडर जो रियासत थी ना वो मारवाड़ के राठौड़ की रियासत थी। जब मारवाड़ का राठौड़ राजवंश पढ़ेंगे ना तब इडर को अच्छे से देखेंगे। इडर जो रियासत थी गुजरात की, ये मारवाड़ के राठौड़ों की रियासत हुआ। जब यहाँ पे इडर में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो मारवाड़ का ही कोई आकर यहाँ पर राज करता था, मतलब इनके संबंध बहुत अच्छे थे। यहां पर दो भाइयों के बीच क्या चल रहा था, उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। एक का नाम मिलता है रायमल और एक का नाम मिलता है भारमल, ठीक है भाई साहब। इडर जो गुजरात की क्या है, एक रियासत है। ये राजपूत रियासत है क्योंकि इसका सीधा 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 संबंध किससे, मारवाड़ रियासत से। और मारवाड़ में कौन सा वंश राज कर रहा है, राठौड़ राजवंश राज कर रहा है, ठीक है। जब इडर पर ये उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था रायमल और भारमल के बीच में, ठीक है। यहां का एक शासक था राणा सांगा के समकालीन, उसका नाम मिलता है मजुफर शाह या मजुफर शाह। कहीं कहीं मजुफर खां मिल रहे, कहीं कहीं मजुफर शाह मिल रहे, बात का आपको ध्यान रखना है। मजुफर शाह क्या कर रहा था, भारमल की सहायता कर रहा था। किसकी सहायता कर रहा था, मजुफर भारमल की सहायता कर रहा था। इधर जो ये रायमल है, रायमल कौन है, राणा सांगा का जवाई। सांगा का क्या है, जवाई है, दामाद है। रायमल और रायमल की पत्नी यानी राणा सांगा की पुत्री दोनों भागते भागते यहाँ आते हैं। 6:30 की वहां से गुजरात से इधर से ट्रेन ली, मेवाड़ आई और बोले पापा ससुर जी बात ऐसी है कि हम दोनों भाइयों के बीच में क्या चल रही है, उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई चल रही है। और इसमें बीच में गोचा करने वाला कौन है, मजूपर शाह। ये जो है भारमल का की सहायता कर रहा है या भारमल की हेल्प कर रहा है, भारमल का सहयोग कर रहा है। अब मैं पड़ गया अकेला, अगर भारमल राजा बन गया तो मेरा, मैं धरती पे बोझ हूं और फिर मैं आपका जमाई या आपका दामाद, लज्जित हूं मैं तो अपने आप में। और मुझे आपका दामाद होने का फायदा क्या है फिर, आपके बारे में तो बहुत सुनना है, मेवाड़ के ऐसे, मेवाड़ के वो, मेवाड़ के फलाना ढेगड़ा पूछड़ा। कुछ तो मेरा सहयोग करो ताकि मैं भारमल को हरा दूं, और भारमल का सहयोग कर रहा है वो मजूपर साहब, उसको हरा दूं। आपके सहयोग से मैं इधर का राजा बन जाऊं। बोले बेटा अभी छोटा है तू, अब तू आ ही गया मेरी बेटी को लेकर, दामाद जी आप आ ही गए हो और बेटी आ ही गई है तो अभी तू छोटा लेकिन करना पड़ेगा। गए भाई साहब,
राणा सांगा ने सहायता किसकी की? डायरेक्ट अपने दामाद की करेंगे। राणा सांगा ने रायमल, सॉरी हाँ, रायमल की सहायता की। रायमल जो कौन था? राणा सांगा का दामाद था। उधर बारमल और रायमल के बीच में, दोनों के बीच में क्या चल रहा है? उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा है। क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होगा, आपके सामने आएगा, अच्छे से ढंग से आएगा। गुजरात के साथ संघर्ष, ये तो होगा आरएस मेंस का। अगर इस प्रकार से नहीं आया तो फिर क्वेश्चन आएगा कि रायमल और बारमल के बीच जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, उसमें बारमल का सहयोग किसने किया? तो गुजरात का शासक कौन था? मजूपर शाह था। और एक राणा सांगा, तो किसकी सहायता कर रहा है? रायमल की कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें एक कारण तो प्रमुख ये बना कि भाई रायमल को क्या बनाना? राजा बनाना है। दूसरा कारण एक निकल कर आता है, जब हम पढ़ रहे थे नागौर संघर्ष पढ़ रहे थे, नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष, कुंभा के टाइम की बात है। कुंभा शम्स खां की क्या करते हैं? मदद करते हैं। और ये युद्ध किन किन के बीच में होता है? शम्स खां और मुजाहिद खां के बीच होता है। शम्स खां पीठ पीछे धोखा करके कहां चला जाता है? किसकी शरण में चला जाता है? राजा बनते ही ये चला जाता है कुतुबुद्दीन शाह के पास। किसके पास चला गया? कुतुबुद्दीन शाह के पास। और कुतुबुद्दीन शाह को किसने हराया? राणा सांगा ने हराया, सॉरी राणा कुंभा ने हराया। अब वो जो युद्ध है, वो जो संबंध है, उस समय की दुश्मनियां हैं, वो दुश्मनियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चली तो इसी शाह की पोता पड़पोता ये हुआ। अब इसका राणा सांगा की तो वैसे ही नहीं बन रही कि मेरे दादो, ये बोल रहा है कि मेरे दादा को तेरे दादो सा ने अच्छे ढंग से पीटा, मैं उसका बदला लूंगा। राणा सांगा बोल रहा अरे थप्पड़ पड़ेगी इधर। जानता नहीं है मेरे दादा को, मेरे दादा को तो तेरे दादा ने जाना, लेकिन तू मुझे नहीं जानता, मैं उनसे भी बड़ा कुख्यात आदमी हूं। आज तू बेटा थप्पड़े मारूंगा तेरे। अब ये कुतुबुद्दीन शाह की शरण में ये शम्स कहां गया? ठीक है भाई साहब, ये दुश्मनी कुंभा की थी। अब वो दुश्मनी परंपरागत तो चलेगी, चलेगी ना। तो दूसरा प्रमुख कारण क्या बनता है? देखो कारण, अगर कारण लिखने हो तो कारण ऐसे लिखना। देखो कारण किस प्रकार से लिखने हैं आपको? कारण लिखना है गुजरात के साथ संघर्ष के कारण। एक कारण क्या था? रायमल और बारमल के बीच युद्ध, बारमल के बीच उत्तराधिकारी युद्ध। ठीक है। दूसरा जो प्रमुख कारण था वो था नागौर के उत्तराधिकारी युद्ध के समय की घटना। युद्ध के उत्तराधिकारी युद्ध के समय की घटना, युद्ध के समय की घटना। भाई वो घटना ही तो है, एक प्रकार की घटना। ये शम्स कहां भाग के कहां चला जाता है? कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। कुतुबुद्दीन शाह का पोता पड़पोता कौन होता है? मुजफ्फर शाह होता है। इधर कुंभा का पोता कौन होता है? राणा सांगा। अब पोता पोत तो आपसरी में भिड़ेंगे। भाई एक चाहता है कि अपनी साम्राज्यवादी नीति को लेकर या अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं थी उनको लेकर युद्ध करना चाहते हैं एक दूसरे से। भाई मैं मेरे साम्राज्य का विस्तार करूं, इधर मुजफ्फर शाह कहते हैं कि मेरे दादो शाह को थप्पड़े पड़ी, उसका बदला मैं लूंगा। राणा सांगा बोलता है इधर थप्पड़ मारूंगा तेरे, बड़ा आ रहा है, नाटक कर रहा है। तो ये दो प्रमुख कारण थे भाई। एक तो रायमल और बारमल जो इधर का उत्तराधिकारी युद्ध को लेकर लड़ रहे थे। इधर ये रायमल तो दामाद है, बेटी जो है दोनों ही आ गए पापा के पास कि मुझे हेल्प करो। तो पर सांगा तो ऑब्वियसली वही इसकी हेल्प करेगा। इधर ये जो बारमल है, बारमल की हेल्प तो वो कर ही रहा था मजूपर शाह। एक कारण तो यही बनता है सीधे सीधा। दूसरा उत्तराधिकारी युद्ध जो नागौर वाला हुआ था, उस वजह से वो दुश्मनियां तो थी। दो प्रमुख कारण तो यही बनते। ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है? राणा सांगा रायमल की अपने दामाद की हेल्प करता है और जीत जाता है, राजा घोषित कर देता है इधर का। ठीक है। प्रत्येक युद्ध जीता जा रहा है, देखना एक युद्ध में अभी तक हारा नहीं। हाथौली जीत लिया, बाड़ी जीत लिया, गागरोन जीत लिया, मालवा का जो संघर्ष हुआ था गागरोन वाला वो जीत लिया, इधर गुजरात को भी जीत लिया। मतलब ये जो उत्तराधिकारी युद्ध था इसको भी अच्छे ढंग से जीता था राणा सांगा ने। चाहे कैसे भी डायरेक्ट जीतो चाहे इनडायरेक्ट जीतो, भाई डायरेक्ट युद्ध था ही नहीं ना। मालवा और गुजरात के साथ तो इनडायरेक्ट ही युद्ध थे। दूसरा ये जो गुजरात था ना, इसका एक प्रमुख कारण ये भी बनता है कि गुजरात वाला क्या कर रहा था? गुजरात मालवा को सहयोग कर रहा था बेटा। ये जो मुजफ्फर शाह है ना, मोहम्मद खिलजी सेकंड को सहायता कर रहा था।
तो एक प्रमुख कारण यह भी निकल के आता है कि भाई गुजरात वाला किसकी सहायता कर रहा है, मालवा वाले की सहायता कर रहा है। इस वजह से राणा सांगा को तो जैसे तैसे लड़ना ही था और अच्छा बहाना मिल गया। भाई बहाना अच्छा मिल गया, ठीक है भाई, अपने जमाई साहब की वजह से लड़ रहे हम तो, जबकि तीन प्रमुख कारण ये थे, ठीक है। उसके बाद में इस बात का आपको ध्यान रखना है, युद्ध कौन सा है, बयाना का युद्ध। राणा सांगा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, वो बात का ध्यान रखना। राणा सांगा है ही नहीं। राणा सांगा 80 गांव वाला आदमी है, सैनिकों का भग्नावेश से हिंदू पथ है या हिंदू पंथ है वो। राणा सांगा अपने आप में बहुत ही बड़े नाम है, उनके नाम की उस समय बहुत बड़ी तूती बोलती थी, ठीक है। बयाना का युद्ध कब होता है साथियों, अच्छे ढंग से तारीख याद रखना, 16 फरवरी 1527। इस युद्ध की अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे हम। यह युद्ध किन किन के बीच होगा, बेस से याद रखना है, बाबर और सीधी सीधी बात है किन के बीच होगा, राणा सांगा। राणा सांगा। बयाना जगह कहां है लाडलो, बयाना जगह है मेरे भाई, मेरे लाल, जगह कहां है, भरतपुर में। देखना, सुनना मेरी बात को सुनना। जब बाबर भारत पर प्रथम बार आक्रमण करता है, तब दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत पर राज किसका था, लोधी वंश का। लोधी वंश का शासक होता है इब्राहिम लोधी। कौन होता है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम इब्राहिम लोधी को बाबर ने 1526 में 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया, जो प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के इस युद्ध में बाबर 1526 में इब्राहिम लोधी को क्या कर देता है, मौत की घाट उतार देता है। बाबर के दादोसा परदादोसा एक हुए थे कोई टाइम में, 1300 की समथिंग की ये बात है, 1318 1319 की समथिंग बात है। तैमूरलंग या 1300 की समथिंग ये बात है। तैमूरलंग करके एक बहुत ही कुख्यात आक्रमणकारी हुआ था। जब वो आते, तैमूरलंग आता, भारत पर आक्रमण करता, धन लूटता, 2-4 दिन रुकता, अच्छा खाना पीना खा के वापस चला जाता, राज नहीं करता। सुना मेरी बात को, सुना अच्छे से सुना। राज नहीं करता, आता, धन वन लूटता, भारत में से मंदिरों को लूटना करना, धन लूटना, वापस लूट मार करके वापस चला जाना। अफगान का था, कहां का था, अफगानिस्तान का था। उसी का पोता पड़पोता कौन होता है, बाबर। कौन होता है, बाबर। इधर देखना, एक मिनट जरा देखना, इधर देखना, आपका ध्यान बिल्कुल इधर आकर्षित चाहता हूं मैं अच्छे से। ये क्या है लाडलो, ये क्या है रे, ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। भारत में ये क्या है, राजस्थान है। मैं राजपूताना बोलूंगा क्योंकि मैं तो इतिहास पढ़ा रहा हूं ना, बात ही 1509 से लेकर 28 की कर रहा हूं। ये क्या है, मेवाड़। ये क्या है, दिल्ली। क्या है, दिल्ली। यहां से अफगानिस्तान वाले आते, इस रास्ते से आते जम्मू कश्मीर होते हुए, या पाकिस्तान से आ जाते अंदर से। और उस समय तो पाकिस्तान भारत एक ही था, ठीक है, पूरा एक ही था। ये आते, दिल्ली पर राज करते, और राज करते कि नहीं करते, लूटते, दिल्ली को लूट लिया, इधर उत्तर प्रदेश में कुछ जगह वहां से लूट लिया, राजस्थान को लूट लिया, वापस चला जाता। कौन, तैमूरलंग। ये अपने आप में इस प्रकार का, मतलब कहने का मतलब इस प्रकार का आक्रमणकारी था, सामने जो आता, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, मौत की घाट उतारता। एक मकसद होता, लूटना, जेबे काटना और भाग जाना, ठीक है। इसका पोता पड़पोता कौन हुआ, बाबर। बाबर आता है 1526 में। 1526 में आकर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ा,
दिल्ली के लोधी वंश के शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी, जिसको राणा सांगा ने थप्पड़े मारी थी कोई टाइम में। इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध लड़के इब्राहिम लोधी को क्या करता है? पराजित कर देता, मौत के घाट उतार देता है। राणा सांगा उस समय सोच रहे थे कि यार ये आया अच्छी बात है, लेकिन ये उसके दादा परदादा की तरह होगा, लूट मार करके वापस चला जाएगा। इतिहास तो हमने भी पढ़ी है वेदांत क्लासेज से। तैमूर लंग के बारे में राणा सांगा ने पढ़ा था वेदांत क्लासेज से कि भाई तैमूर लंग कैसा आदमी था, तो इसका पोता पड़पोता है, इसी का आनुवंशिक कोई बीज है, ये करेगा क्या? लूट मार करके वापस चला जाएगा। तब तक मैं क्या करता हूं, जब पानीपत का युद्ध हो रहा था 1526, कब हुआ? 1526 पानीपत का युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हो ही रहा था। जब ये युद्ध लड़ रहे थे तब राणा सांगा, देखो है यहां बेटा है, ये जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली के कम से कम 200 गांवों पर क्या कर लेते? अधिकार कर लेते। गांव बोल दो चाहे जागीर बोल दो, 200 जागीरों पर अधिकार किसने कर लिया? 200 से 250 जागीरों पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया। किसका फायदा उठा के? भाई ये तो लड़ रहे कुत्ते की तरह लड़ रहे, मैं मेरा फायदा देख लूं। यहां से 200 दिल्ली के आसपास के जितने भी थे 200 गांवों पर क्या कर लिया? राणा सांगा ने अधिकार कर लिया। ठीक है, ये अधिकार करते हैं, इस बात की पता किसको चलता है? बाबर को। बाबर की मंशा थी नहीं कि भाई मुझे लूट के जाना है, बाबर की मंशा थी कि दिल्ली पे अगर मैंने राज कर लिया ना, फिर एक आदमी को हरा दूं, राणा सांगा को, पूरा भारत मेरा, पूरा हिंदुस्तान किसका? बाबर का। ये बाबर की मंशा थी। जबकि राणा सांगा को क्या लग रहा था? ये अपने दादा की तरह ही होगा, दादा परदादा की तरह ही होगा, तैमूर लंग की तरह होगा, आएगा लूट मार करके वापस चला जाएगा। ये गलत किसको लग रहा था? ये गलत सपन कौन देख रहे थे? राणा सांगा। देखो कहीं ना कहीं गलती है, तो गलती की बात करेंगे हम। राणा सांगा ये गलत सोच रहे थे, जबकि बाबर क्या सोच रहा था कि मैंने दिल्ली को हरा दिया, अगर दिल्ली मेन तो लोधी वंश से इसको हरा दिया, तो मुझे अब एक आदमी को हराना है, वो है राणा सांगा, जो है राजस्थान या राजपूतानी की मेवाड़ रियासत का राजा है। उसने मेरे 200 गांव तो जीत ही लिए, साथ में साथ ये खातौली कोटा तक आ रहा है, धौलपुर तक आ रहा है, गुजरात ये जीत रहा है, मालवा ये जीत रहा है, ये आसपास में कुछ नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने इसको थोड़ी ढील दे दी, ये मेरे को हराएगा, और पूरे भारत पर किसका राज होगा? राणा सांगा का। और वाक्य में राज करने वाले ही आदमी थे, वो तो कर लेते, लेकिन ज्यादा क्रम में हाथ में इतना भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, इस बात को राणा सांगा सीरियस ले लेता, सॉरी राणा बाबर है ना, बाबर इस बात को सीरियस लेकर राणा सांगा पर आक्रमण करता है। आक्रमण कौन सा हुआ? बयाना का युद्ध। जब बयाना का युद्ध हुआ, तब बयाना किसके अंडर में आता था? राणा सांगा के अंडर में आता था। राणा सांगा ने वहां का प्रशासक किसको नियुक्त किया हुआ था? निजाम। किसको? निजाम को। निजाम हुसैन नाम मिलता है, या हुसैन निजाम नाम मिलता है? हुसैन निजाम। किसको नियुक्त किया था? हुसैन निजाम को। ये कौन था? ये था राणा सांगा का प्रशासक। आदमी किसका है? राणा सांगा का है। ये अभी कहां बैठा है? बयाना में बैठा। बयाना का जो किला है किसको दे दिया? राणा सांगा ने हुसैन निजाम को दे दिया। बाबर क्या करता है कि हुसैन जो निजाम है ना, उस पर आक्रमण करता है। बाबर नहीं करेगा, बाबर का सेनापति करेंगे। बाबर के सेनापति ने 1526 में, सॉरी 16 फरवरी 1527 में क्या किया? आक्रमण किया। बाबर के दो सेनापति, सॉरी एक दो सेनापति का नाम मिलता है। एक का नाम मिलता है मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा सेना लेकर आया बयाना पर युद्ध करने के लिए। जैसे ही ये सेना लेकर आता है यहां पर, इधर राणा सांगा को क्या चल गया? पता चल गया कि अब बयाना पर क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला है। मैं जाता हूं बयाना पर, निजाम क्या है? अकेला है, मैं अपनी सेना लेकर जाता हूं। जैसे ही सेना लेकर गए कि इस मेहंदी ख्वाजा को पता चल गया कि बाबर आ रहा है। ये आज तक इसके काल में एक भी युद्ध हारा नहीं। कितने इसको मार लो, कितने तलवार के प्रहार कर लो, ये हारने वाला है नहीं। ये अभी आएगा, कुत्ते की तरह मुझे मारेगा। मैं क्या करता हूं? बाबर को इसकी सोच
इसने बाबर को, मेहंदी ख्वाजा ने क्या किया, बाबर को सूचना दे दी। बाबर ने और सेना इसके लिए भेज दी बयाना के युद्ध के। बाबर सेना भेजता है लेकिन फायदा कुछ नहीं। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच। भाई बाबर के एक बोलेंगे ना, लेकिन बाबर का सेनापति कौन था? मेहंदी ख्वाजा। कौन था? मेहंदी ख्वाजा। इधर निजाम हुसैन कौन था? राणा सांगा का प्रशासक। ठीक है, इस युद्ध में विजय कौन हुए? राणा सांगा। इस तरीके से थपड़े मारी कि बाबर की सेना भूल गई थी कि मुझे युद्ध करना आता है क्या, मैं आगे जाके लड़ेंगे क्या हम। बाबर की सेना फूंक हाथ में रप्पू चक्कर। इस तरीके से इस बाबर की सेना वहां से भागी थी और इस तरीके से राणा सांगा ने युद्ध में इस तरीके से तेल का मचाया था कि बयाना के युद्ध में मेहंदी ख्वाजा सहित बाबर की अन्य जो सेना आई वो, और इस मेहंदी ख्वाजा जो सेनापति था पहले वो सेना लेके आया था, वो सेना इस कदर राणा सांगा और राणा सांगा के सेनापतियों ने इस कदर मारा था कि बाबर की सेना भूल गई थी कि हम राणा सांगा के सामना कर सकेंगे क्या। ठीक है, तो राणा सांगा ने इस युद्ध में क्या कर ली? विजय प्राप्त कर ली। अब देखो, एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है बाबरनामा। ग्रंथ का नाम क्या है? एक तो ये कहानी है, एक कहानी ये कहती है, बाबर खुद क्या कहता है बाबरनामा में। बाबरनामा क्या है? बाबर की खुद की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा। भाषा अगर पूछ ले तो आप राजी खुशी बताना, तुर्की भाषा है, तुर्की भाषा में ये लिखित है। बाबरनामा में बाबर क्या लिखता है? बाबर की खुद की डायरी है ये। बाबर क्या लिखता है इसमें कि मुझे राणा सांगा ने आमंत्रण किया कि आप आओ और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हम दोनों मिलेंगे, अपनी संयुक्त सेना से लोधी को क्या करेंगे? पराजित करेंगे। लेकिन ये बात कहां तक सही है? ये बात सुनना, ये बात है कहां तक सही। लेकिन बाबर ने यह भी लिखा है इसमें कि राणा सांगा पानीपत के युद्ध में मेरा सहयोग नहीं कर पाता है, उसने अपना वचन नहीं निभाया और मैं उसके कहने पर ही आया था यहां, और लोधी वंश के जो इब्राहिम लोधी है उसको मैंने मारा। जबकि हमारे कौल वचन क्या हुए थे? वचन राणा सांगा ने मुझे क्या दिए कि आप आओ, हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसको हराएंगे इब्राहिम लोधी को और दिल्ली पर राज करेंगे। यह बाबरनामा में बाबर खुद लिखता है। अब आप जरा मुझे यह बताना, जो इब्राहिम लोधी 2 बार थपड़े खाके, इब्राहिम लोधी 2 बार थपड़े खाकर चला गया है, अब उसको बार बार राणा सांगा हराएंगे क्या? राणा सांगा ने कितनी बार हरा दिया इसको? 2 बार हरा दिया। तो राणा सांगा बाबर को बोलेंगे क्या तू इधर आ? नहीं बोलेंगे ना। लेकिन ये खुद की बड़ाई कर रहा है कि मैंने मेरी मन की मर्जी से युद्ध नहीं किया है, मेरे को आमंत्रण किया गया है राणा सांगा द्वारा, मैं उनके कहने पर यहां आया हूं। उन्होंने अपने कौल वचन निभाए नहीं, उनका जो वचन था वो निभा नहीं पाए, और फिर मैंने दुश्मनी उनको सबक सिखाने के लिए बयाना पर क्या किया? युद्ध किया। लेकिन उसको भी फायदा क्या मिला? बयाना में हार के ही गया। अब ये युद्ध करेगा, खानवा का युद्ध होगा, अंतिम युद्ध होगा ना, होगा अपना खानवा का युद्ध। ठीक है साथियों, खानवा का युद्ध हम अच्छे ढंग से कल वाले क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये जितना भी आपने अभी स्ट्रक्चर में देखा, सारा कुछ देखा, स्लाइड चल रही थी, अच्छा कुछ पढ़ा रहे थे, अच्छा बता रहे थे आपको, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट तैयार करना। और बाकी बच्चा जो राणा सांगा के बारे में है, देखो कला के क्षेत्र में इनका कुछ योगदान था नहीं, तो हम इतना कला के क्षेत्र में पढ़ेंगे नहीं। बाकी युद्ध के क्षेत्र में ही था भाई, ऐसी गाँव ऐसे थोड़ी लगते हैं, युद्ध करते करते लगते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम जो खानवा वाला युद्ध है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक स्वस्थ रहिए और पढ़ाई को अच्छे ढंग से करते रहना। जय हिंद, जय भारत।